बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत बार सुना होगा हुदैबिया केस, हुदैबिया केस, हुदैबिया केस। हुदैबिया केस जस्टिस काजी फैसल साहब ने बंद कर दिया। जस्टिस काजी फैसल साहब ने उस पर फैसला लिखा। उस फैसले में क्या कुछ है, ये एक लंबी तफसील है और ये एक पूरी सीरीज़ है जो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हुदैबिया केस है क्या। आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन पहली मरतबा मैं आपके सामने आसान से अल्फाज में रखने जा रहा हूँ कि हुदैबिया केस था क्या। और ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मामला है और ये इसलिए आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि आगे जब आप देखेंगे कि काजी फैसल साहब ने कैसे उसको बंद किया, फैसले में क्या लिखा, तो जब तक आपको इस बेसिक केस का नहीं पता होगा तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये बंद करना कितना बड़ा शरीफ ख़ानदान पे एहसान था। और यही वजह है कि जब से हुदैबिया केस बंद किया है, काजी फैसल साहब ने उसका फैसला लिखा है, तब से शरीफ ख़ानदान काजी फैसल साहब का नाम लेते नहीं थकता। और ये वही केस है जिसकी समाअत के दौरान काजी फैसल साहब ने ये ऑर्डर लिखवाया था मुशीर आलम साहब को कहकर कि इसके ऊपर कोई तज्जिया, कोई तबसरा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें शायद पहले से पता था कि वो ये केस बंद करने जा रहे हैं, शरीफ ख़ानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा केस। और ये केस जब इसकी आप तफसील सुनेंगे, जब ये किस्मत खान ज़िमरी साहब ने मुझे स्टोरी बना के भेजी तो मैंने उनको 4 बार फ़ोन करके खुद भी समझी कि यार ये मामला किस तरह से है, कैसी वारदात डाली शरीफ ख़ानदान ने, कैसे अपनी ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए उन्होंने पूरा कानून बना दिया, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट, क्योंकि पैसा यहाँ से बाहर भेजना था, डॉलर्स में भेजना था, मनी लॉन्ड्रिंग करनी थी, कैसे उन्होंने फ्रॉड किया, इसमें बहुत कुछ। और ख़ास तौर पे इससे अगली वीडियो में काजी फाइज ईसा साहब के फैसले को बताने से पहले मैं आपको इसहाक डार का वो इतराफ़ी बयान पढ़कर सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने माना कि कैसे उन्होंने शरीफ ख़ानदान के लिए जाली अकाउंट्स खोले, मनी लॉन्ड्रिंग की। और मुझे वो वाक़या याद आ गया जो कई बार आपको सुना चुका हूँ कि एक जो है वो शख्स अदालत के अंदर पेश हुआ और उसने जज साहब को कहा कि जी जज साहब, मैंने कत्ल किए हैं फलां मसलक के, वो मसलक जो है वो वाजिबुल कत्ल है और उसके लोग वाजिबुल कत्ल हैं, बिल्कुल मैंने कत्ल किए हैं। और जज साहब ने आगे से कहा नहीं नहीं सर प्लीज़ आप मजाक तो ना करें ना, आप ये नहीं कर सकते। तो इसहाक डार मान रहा है कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, लेकिन उस पर क्या हुआ उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ज़रा इसका मुख्तसर मगर जामे बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये मामला था क्या। एक तो ये ध्यान में रखिए कि हुदैबिया केस में शरीफ ख़ानदान के अफराद पर गैर कानूनी तौर पर बनाई गई दौलत को कानूनी बनाने के लिए जाली फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खुलवाने, इस दौलत को इन जाली फर्जी अकाउंट्स में डालने और बाद में इस दौलत को हुदैबिया पेपर मिल्स में बतौर सरमायाकारी डालकर इसे जायज़ बनाने और इस दौलत से फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम है। यानी हराम के पैसे को जो है वो वाइट करने का, ब्लैक मनी को वाइट करने का, नाजायज़ पैसे को जायज़ बनाने का एक पूरा एक खेल था जो कमाल तजर्बाकारी से खेला गया। आपको इस केस से पता चलेगा कि बाकी शरीफ ख़ानदान बहुत तजर्बाकार है और पहली मरतबा इक़्तिदार में आने से ही फिक्र यही थी कि कैसे बाहर पैसा मुंतकिल करना है और उसके लिए कानून ऐसे बनाया गया कि जिस कानून का पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, वो कानून भी आगे चल के आपको बताता हूँ। इस केस में शरीफ ख़ानदान में अरबों रुपए का काला धन मनी लॉन्ड्रिंग के अमल से सफेद किया और इस अमल के दौरान कई अफराद और इदारों से फ्रॉड भी किया। नैब ने इस केस की तहकीकात की मंजूरी 28 फरवरी 2000 को दी थी। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नैब ने 27 मार्च 2000 को इंटरम रेफरेंस दायर किया था। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नैब ने 16 नवंबर 2000 को फाइनल रेफरेंस दायर किया था। यह भी आपको बताऊंगा आगे चल के कि इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आया, पनामा केस के दौरान नईम बुखारी साहब ने जिक्र किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा आसिफ सैयद खान खोसा साहब ने कि चेयरमैन नैब को इसके ऊपर अपील दायर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो आगे चल के बताऊंगा। और चेयरमैन नैब ने अदालत में आकर कहा था कि मैं अपील दायर नहीं करूंगा तब, और इसी वजह से चेयरमैन नैब के खिलाफ 100 से ज्यादा रिमार्क्स आए थे पनामा केस के दौरान। अच्छा, इसमें मुल्जमान कौन कौन है, इसमें मुल्जमान कौन कौन से थे जो रेफरेंस था उसमें? हुदैबिया पेपर मिल्स लिमिटेड, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद अब्बास शरीफ, हुसैन नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, शमीम अख्तर जो कि एहलिया हैं मियां मोहम्मद शरीफ की और अब वफात पा चुकी हैं, नवाज शरीफ की जो है वो वालदा थी, और सबिया अब्बास जो एहलिया थी मियां अब्बास शरीफ की, और मरियम सफदर साहबा भी इसमें मुलजिम थी। केस में मियां शरीफ भी मुल्जमान की फहरिस्त में शामिल थे, मगर उनका नाम 25 अगस्त 2007 को निकाल दिया गया। इसहाक डार ने इतराफ़ी बयान दे दिया था। इसके अलावा क्योंकि इसहाक डार ने बयान इतराफ़ी दे दिया था, वादा माफ गवाह बन गए थे, इसलिए इसहाक डार का नाम मुल्जमान से निकाल दिया गया था। इसके अलावा नैब की जानिब से दायरशुदा इंटरम रेफरेंस में हारून पाशा का नाम भी शामिल था। हारून पाशा शरीफ ग्रुप के GM थे, मगर फाइनल रेफरेंस में कहा गया कि हारून पाशा के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले, इसलिए उनका नाम मुल्जमान की फहरिस्त से निकाला जा रहा है। अब आते हैं जी हुदैबिया केस था क्या। जो दस्तावेजात थी जिससे किस्मत खान ज़िमरी साहब ने ये स्टोरी बनाई है,
उसमें यह है कि हुदैबिया पेपर मिल्स शरीफ खानदान का फैमिली बिजनेस है। आप तो कहेंगे कि फैमिली बिजनेस था। इस मिल को सिर्फ शरीफ खानदान के फ़ायदे के लिए बनाया गया था। ये मिल अपने क़याम के शुरू से ही शरीफ खानदान की ज़ाती मिल्कियत में रही है और इस मिल में कभी भी आउटसाइडर का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि इसके ज़रिए ब्लैक मनी को वाइट करना था, इसलिए किसी को शेयर होल्डर नहीं बनाया गया, सारे अपने ख़ानदान के लोगों को शेयर्स में रखा गया। हुदैबिया मिल के शेयर्स या तो शरीफ खानदान के मर्द अफराद के अपने नाम पर हैं या उनके कम सन बच्चों या फिर बीवियों के नाम पर हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उस वक्त हुदैबिया पेपर मिल्स के डायरेक्टर नहीं, इस वक्त हुदैबिया पेपर मिल्स के डायरेक्टर नहीं, मगर हुदैबिया पेपर मिल्स में उनके बच्चों के जरिए उनके शेयर्स हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स में नवाज शरीफ की अपनी कमसन बेटी, नवाज शरीफ के अपनी कमसन बेटी अस्मा नवाज शरीफ के जरिए 3,75,000 शेयर्स हैं। ये उस वक्त, क्योंकि वो छोटी थी अस्मा, उस वक्त उनके नाम पे उन्होंने 3,75,000 शेयर्स जो हैं रखे हुए थे। जबकि हुदैबिया पेपर मिल्स में शहबाज शरीफ के अपने नाम पर 10,000 शेयर्स, जबकि उनकी कमसन बेटी राबिया शहबाज के नाम पर 3 लाख शेयर्स थे। और इस मिल में शरीफ खानदान के अफराद के अलावा किसी और फर्द के शेयर नहीं रहे। तहकीकात का आगाज कैसे हुआ? नैब की जानिब से हुदैबिया पेपर मिल्स लिमिटेड के साल 1996-97 और साल 97-98 के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के दौरान नैब को पता चला कि साल 1996-97 में हुदैबिया पेपर मिल्स में 3 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई, जबकि साल 97-98 में हुदैबिया पेपर मिल्स में 61 करोड़ 22 लाख रुपए की सरमायाकारी की गई। ये यानी एक साल पहले 3 करोड़ की सरमायाकारी आई, उसमें बाद में अगले साल 61 करोड़ की सरमायाकारी आई। तो नैब ने भी देखा कि यार ये कौन से इतनी मतलब मुनाफा बख्श फैक्ट्री थी, मिल थी, जिसमें 61 करोड़ रुपए की सरमायाकारी आ गई। वो क्यों आई, वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। हुदैबिया पेपर मिल्स के रिकॉर्ड में बताया गया था कि 30 जून 1996 तक हुदैबिया पेपर मिल्स में शेख ज़काउद्दीन ने 3 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदकर सरमायाकारी की, जबकि साल 97-98 में जिन अफराद की सरमायाकारी दिखाई गई उनके मैं आपको नाम बताता हूं। ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि आगे आपको चल के पता चलेगा कि ये नाम इनको पता ही नहीं था, कैसे इनके नाम पे शेयर्स खरीदे गए, ये सारा मामला हुआ। इसमें सदीका सैयद और उनके 29 करोड़ 44 लाख रुपए के जो है वो शेयर्स थे, 29 करोड़ 44 लाख रुपए के। मिस तलत मसूद काजी 13 करोड़ 65 लाख रुपए के, काशिफ मसूद काजी 12 करोड़ रुपए के, सिकंदरा मसूद काजी 6 करोड़ रुपए के। यानी ये टोटल सरमायाकारी जो है वो 61 करोड़ रुपए जो है वो बनती थी, जमा 3 करोड़ की जो पहली थी, तो यानी ये कुल 64 करोड़ रुपए की 2 साल में सरमायाकारी थी। जब हुदैबिया में पेपर मिल्स में इतनी बड़ी सरमायाकारी की जा रही थी, उस वक्त ये मिल 80 करोड़ 98 लाख रुपए के नुकसानात तले दबी हुई थी। नुकसानात में होने के बावजूद हुदैबिया मिल में इतनी भारी सरमायाकारी ने इस सरमायाकारी से मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा कर दिए। इसके नतीजे में चेयरमैन नैब ने नैब ऑर्डिनेंस के तहत हुदैबिया का मामला तहकीकात के लिए भेज दिया और उन्होंने कहा जी टीम को कि आप इस पर तहकीकात करें। अच्छा, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आगाज इन्होंने कब किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तहकीकात के दौरान साबित हो गया कि हुदैबिया पेपर मिल्स के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्जामात दुरुस्त थे। शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का खेल 1992 से शुरू हुआ था। तहकीकात के दौरान पता चला कि शरीफ खानदान के पास अफराद के पास बड़ी तादाद में गैर कानूनी दौलत थी, जो करप्शन से कमाई हुई थी, नाजायज ज़राए से कमाई हुई थी, और शरीफ खानदान के लिए उस दौलत के ज़राए को साबित करना मुश्किल था। इस काले धन को सफेद करने के लिए और इससे फायदे उठाने के लिए शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग की जदीद तकनीक का सहारा लिया। 1992 में दी प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया। ये नवाज शरीफ लाए थे, दी प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट। इस एक्ट के तहत फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में मौजूद फंड्स के जराये को तहकीकात या इंक्वायरी से इस्तिस्ना हासिल था। यानी फॉरेन करेंसी अकाउंट जिसमें डॉलर्स में आप पैसे रखते थे, कोई नहीं पूछ सकता था कि ये डॉलर्स आपने कहाँ से लिए, आपका जरिया आमदन क्या था, फिर आप इसको बाहर पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर करें, कोई आपको नहीं पूछ सकता था। क्योंकि उस दौरान इन्होंने अपनी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, वो जो पैसा था जो लंदन फ्लैट्स के लिए ट्रांसफर करना था वो भी ट्रांसफर करना था, और भी ब्लैक मनी को वाइट करना था। तो अपनी ज़ात को, अपने करप्शन को दिफा के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरा कानून बना दिया गया, द प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट। और इस एक्ट के जरिए बताया जाता है कि पाकिस्तान से जो है वो, मैं अब फिगर एक्यूरेट आपको नहीं बताता, किसी स्टोरी में ये बताएंगे आपको कि कितनी रकम इसकी वजह से गई, और 2018 में आके इसमें तब्दीलियां की गई। 1992 से लेकर 2018 तक खूब पैसा पाकिस्तान से बाहर गया इसी द प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट के जरिए, और कोई पूछ कुछ नहीं थी।
पैसा कहां से आया, कहां से कमाया, ब्लैक मनी को खूब वाइट जो है वो किया गया। और ये मैंने आपको बताया कि इस्तिस्ना हासिल था, कोई पूछ नहीं सकता था। शरीफ खानदान ने दी प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 की आड़ में फ्रॉड करके मुख्तलिफ फॉरेन अकाउंट्स खुलवाए। शरीफ खानदान ने अपने करीबी दोस्त इसाक डार की मिलीभगत और पेशा वराना रहनुमाई से फ्रॉड से इन अफराद के नाम पर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खुलवाए और उन्हें चलाया, क्योंकि ये समझी भी हैं इसाक डार साहब नवाज शरीफ के। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि किन अफराद के नाम पर जाली और फर्जी अकाउंट्स खुलवाए गए। कभी इनका लेटर भी आपके सामने लाऊंगा कि इन अफराद ने क्या कहा कि रातों रात जब इनको पता चला कि इनके अकाउंट में इतनी बड़ी रकम आई, इनको कैसे पता चला, कैसे इसाक डार ने इनको धोखा दिया, इसाक डार इनके पास क्यों रहा करते थे, कैसे ये सारा मामला हुआ था। ये एक बड़ी तवील करप्शन की, लूट मार की, मनी लॉन्ड्रिंग की दास्तान है, जिसको पहले लाहौर हाई कोर्ट ने, फिर नैब ने और फिर एंड पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको हमेशा के लिए जो है वो बंद कर दिया। सिकंदरा मसूद काजी का अकाउंट जो है वो 8 अप्रैल 1992 को खुला। काशिफ मसूद काजी का 26 अक्टूबर 1992 को, तलत मसूद काजी का 27 जून 1992 को, मिस नुसरत गौहर का 11 अक्टूबर 1992 को, मूसा गनी जो इसाक डार की अहलिया के भतीजे हैं उनका 4 जून 1992 को, मुख्तार हुसैन जो शरीफ खानदान का मुलाजिम था उसका अकाउंट 12 मई 1992 को खोला गया। इन अफराद के नाम पर फर्जी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स बैंक ऑफ अमेरिका लाहौर में खुलवाए गए। अब इस बैंक को यूनियन बैंक कहा जाता है। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका में इसाक डार के करीबी दोस्त सईद अहमद का फॉरेन करेंसी अकाउंट पहले से मौजूद था। इस अकाउंट को भी काले धन की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। इसाक डार ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर इन अफराद के बैंक दस्तावेजात को फ्रॉड के जरिए तैयार किया। इन लोगों को पता ही नहीं था कि जिनके नाम पे अकाउंट खुला, यही मैं आपको बता रहा हूं कि कितनी बड़ी वारदात थी जिसको बंद कर दिया गया। इतने सबूत मौजूद थे, दस्तावेजात मौजूद थे, इतना बड़ा जुर्म हुआ, इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इसाक डार ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स, जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए इन लोगों के नाम पे। फर्जी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खुलवाने के बाद शरीफ खानदान की नाजायज दौलत को इन अकाउंट्स में जमा कराया गया। अब आप देखें शरीफ खानदान ने किया क्या। इसाक डार ने एतराफ किया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने फ्रॉड के जरिए फर्जी फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने और उनमें अपना नाजायज पैसा रखने का मंसूबा बनाया था। इसाक डार ने शरीफ खानदान के इस मंसूबे को आगे बढ़ाया और शरीफ खानदान के अफराद के नाम पर फ्रॉड से फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोले और इन्हें चलाया। इसाक डार के मुताबिक उन्होंने ये सारे गैर कानूनी काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर किए। फर्जी अकाउंट्स में डाले गए फंड्स के बस कर्जे भी लिए गए। चूंकि ये गैर कानूनी फंड्स बैंक ऑफ अमेरिका में खोले गए जाली फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में जमा कराए गए थे, इसलिए शरीफ खानदान ने इन फंड्स को बतौर प्राइमरी सिक्योरिटी इस्तेमाल किया और इन फंड्स के बस शरीफ खानदान ने अपनी कंपनियों के लिए कर्जे भी हासिल किए। यानी होता ना कि आपके किसी अकाउंट में पैसे हों और उसको आप सिक्योरिटी के तौर पर रखवा के और कर्जे हासिल करें, कर्जे भी हासिल किए गए। एक पहले फर्जी अकाउंट खोले, पैसा जो गैर कानूनी था वो जमा कराया, फिर उसके ऊपर कर्जा भी लिया, फिर उसको वाइट भी किया अपनी मिल के अकाउंट्स के जरिए। उसके बाद ये बताया गया कि सिकंदरा मसूद काजी, तलत मसूद काजी, काशिफ मसूद काजी, नुसरत गौहर और मूसा गनी के फर्जी करेंसी अकाउंट्स में शरीफ खानदान की जानिब से डाले गए फंड्स के बस शरीफ खानदान ने किन कंपनी के लिए कर्जा लिया? चौधरी शुगर मिल्स लिमिटेड, हमजा बोर्ड मिल्स लिमिटेड, हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी, हुदैबिया पेपर मिल्स लिमिटेड। अब जनाब आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का अगला मरला। ये नाम आपने जिन 4, 5, 6 लोगों के नाम ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे जब मैं सीक्वेंस के साथ वीडियोस करूंगा तो आगे चल के बड़े इंटरेस्टिंग इनके हवाले से इंकशाफात मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जनाब बैंक ऑफ अमेरिका में जमा कराए गए इन गैर कानूनी फंड्स को उसी तरीकाकार के तहत दीगर बैंकों और माली इदारों में मुंतकिल किया गया। जिन बैंकों में इनको मुंतकिल किया गया उन बैंकों के आगे नाम भी लिखे गए हैं। इन मुख्तलिफ बैंकों में गैर कानूनी फंड्स मुंतकिल करने का मकसद इन फंड्स के जराए को छुपाना था। यह मनी लॉन्ड्रिंग के अमल का अहम जुज्व है। यानी एक अकाउंट में डाले, उससे दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, उसी तरह से जैसे वहां पे सिंध में सरकारी ठेके दिए गए, सरकारी ठेकेदारों ने जो है वो किकबैक्स के पैसे मुख्तलिफ अकाउंट्स में जमा करवाए। वो होते होते मुख्तलिफ अकाउंट से होते होते बिलाखिर अदीब फयाज तालपुर और जो जरदारी फैमिली है उनके अकाउंट्स में वो पैसे आए। अच्छा, कैसे पता चला कि शरीफ खानदान ने ये जो मंसूबा था इसमें कैसे तब्दीली की, क्यों उनको तब्दीली करनी पड़ी? कि साल 1995 में पाकिस्तानी एजेंसीज की जानिब से तहकीकात हुई जिससे शरीफ खानदान के इस तरीकाकार को बेनकाब कर दिया गया। क्योंकि जब पीपल्स पार्टी आई थी, पीपल्स पार्टी ने एजेंसीज को लगा दिया, FIA को लगा दिया कि किसी तरह से इनकी चीज़ें ढूंढें और ये चीज़ें पकड़ी गई।
अच्छा, बिलखसूस काजी फैमिली के नाम पर खोले गए फर्जी अकाउंट्स का मामला बेनकाब हुआ। उसके बाद शरीफ खानदान ने सियासी महाज पर मजीद शर्मिंदगी से बचने के लिए नया तरीकाकार अपनाया। इन बैंकों में मौजूद फंड्स को इसाक डार के करीबी दोस्त सईद अहमद के अकाउंट में डाल दिया गया और शरीफ खानदान की कंपनियां इनडायरेक्टली इसाक डार के हजवेरी मुदारबा के एक जरिए कर्जा लेती रहीं। बाद में इसाक डार की मदद से काजी खानदान के नाम के अफराद को नए नामों से बदलने का मंसूबा बनाया गया। इसके लिए मुनासिब वक्त का इंतजार किया गया और फिर नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत आ गई। इस दौरान टाइम गुजारा, फिर नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत आ गई। नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत के दौरान उस प्लान पर बैंकों और मनी चेंजर्स की मदद से अमल किया गया। अब शरीफ खानदान ने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में मौजूद इन फंड्स को बरह रास्त हुदैबिया पेपर मिल्स में डालने का मंसूबा बनाया। प्लान के तहत इन फंड्स को हुदैबिया पेपर मिल्स में इस अंदाज में डालना था कि इन फंड्स को जायज समझा जाए। इसके लिए शरीफ खानदान ने मनी चेंजर्स की मदद से हुदैबिया पेपर मिल्स के लिए मुख्तलिफ डॉलर टीटीज का इंतजाम किया। टीटीज की यहाँ भी 1992 से ये टीटीज वाला खेल खेल रहे हैं। अभी जस्टिस असद जावेद घुराल साहब का फैसला पढ़ें, जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने जमानत नहीं दी थी शहबाज शरीफ को, और एक जज साहब ने जो है वो उसके ज़रिए क्या कहें नायब कासिद के ज़रिए फैसला नोज करवा दिया। तो इसमें जो है वो इस यहाँ पे भी उन्होंने ये टीटीज वाले जो है वो सारा इंतज़ाम किया कि लगे यही कि ये बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, शेयर्स खरीदे जा रहे हैं इनकी हुदैबिया पेपर मिल्स के। शरीफ फैमिली की हिदायत पर यह टीटीज सदीका सैयद महफूद हाशिम खादिम नामी खातून के नाम पर हुदैबिया पेपर मिल्स में बतौर सरमायाकारी भेजी गई। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। उस दिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फॉरेन करेंसी अकाउंट फ्रीज करने का हुक्म दे दिया। फॉरेन करेंसी अकाउंट फ्रीज होने के बाद शरीफ खानदान के पास इन डॉलर्स को रुपए में कन्वर्ट करके हुदैबिया पेपर मिल्स में डालने का ऑप्शन ही बचा था। मार्च 1998 से जून 1998 के अरसे में शरीफ खानदान ने 1 करोड़ 36 डॉलर की रकम, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 61 करोड़ 22 लाख रुपए की बराबर बनती है, इसको हुदैबिया पेपर मिल्स में डाली और इस रकम को सरमायाकारी का नाम दिया गया कि ये बाहर से सरमायाकारी आई है, इन्वेस्ट किया लोगों ने इस जो हुदैबिया पेपर मिल्स है इसमें। और उसके बाद इसको यही रंग दिया गया कि ये गैर मुल्क से हुदैबिया पेपर मिल्स के शेयर्स खरीदे गए हैं। शरीफ खानदान ने बिल आखिर इन फंड्स को माली सिस्टम में डालकर मनी लॉन्ड्रिंग के अमल को पाया तकमील तक पहुंचाया। पहले यहाँ से फॉरेन करेंसी अकाउंट में डाले, यहाँ से ट्रांसफर किए बाहर से फिर सरमायाकारी कहकर और उसको पाकिस्तान मंगवाया गया। इस तरह से वो जो गैर कानूनी पैसा था, वो जो हराम का पैसा था, नाजायज जो पैसा था, करप्शन का जो पैसा था, उसको देखिए किस जबरदस्त अंदाज से उसको पूरे एक सर्कल के जरिए वाइट किया गया। जो मामला 1992 में इन्होंने शुरू किया था 1992 में, वो 1998 में आगे पाया तकमील को पहुंचा। अकाउंट खोले, उसमें डाला, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लाए और सारे सर्कल के जरिए ब्लैक मनी को वाइट किया गया। उसके बाद आ जाए जनाब अल तौफीक कंपनी से सेटलमेंट। शरीफ खानदान ने अल तौफीक से लिए गए कर्ज की सेटलमेंट के लिए भी फर्जी करेंसी फॉरेन करेंसी अकाउंट में डाले गए फंड्स को इस्तेमाल किया। अल तौफीक कंपनी से फाइनल सेटलमेंट के लिए 60 करोड़ रुपए की रकम इस्तेमाल की गई थी। हुदैबिया पेपर मिल्स ने अल तौफीक कंपनी के साथ सेटलमेंट करके लगभग 60 करोड़ रुपए की अदायगी की थी। ये एक अलग केस है जो बाहर था, इस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। यानी अब ये जो टोटल है हुदैबिया केस, ये 1 अरब 24 करोड़ रुपए मालियत का स्कैंडल है। हुदैबिया पेपर मिल्स में फर्जी अकाउंट्स की मदद से 64 करोड़ रुपए की सरमायाकारी दिखाई गई, जबकि अल तौफीक कंपनी से फाइनल सेटलमेंट के लिए 60 करोड़ रुपए की बाहर जो है वो रकम मुंतकिल की गई। यूं इस स्कैंडल की कुल रकम 1 अरब 24 करोड़ रुपए बन जाती है। ये 1 अरब 24 करोड़ रुपए अनएक्सप्लेन्ड दौलत है जो शरीफ खानदान के जायज मालूम जराए आमदन से हटकर है। काजी खानदान ने कहा सिकंदरा मसूद काजी, काशिफ मसूद काजी, तलत मसूद काजी और नुज़रत गौहर ने जो है वो फर्जी अकाउंट से मतलब रिकॉर्ड उनको जब दिखाया गया रिकॉर्ड, तो काजी फैमिली के अफराद ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि वो ये अकाउंट्स बनाने और चलाने के अमल से नावाकिफ़ हैं। उनको बिल्कुल नहीं पता कि ये अकाउंट्स उनके नाम पर बने हैं और चलाए गए हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये हुदैबिया केस था, उसकी कुछ बेसिक चीज़ें बताई, बहुत लंबी थी, लेकिन किस्मत खान ने जिस तरह से स्टोरी बनाई मैंने आपके सामने रखी। किस तरह से दिमाग एक बार जो है ना वो अजीब सा होने लग जाता है कि यार ये क्या है, कोई अजीब व गरीब तरह का चक्कर है, यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन आप वारदात उनकी देखें, तजर्बाकारी देखें, कैसे तजर्बाकारी से उन्हें ये सारा कुछ किया है। इस अगली वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा
इसहाक डार का इतराफ़ी बयान किया था। फिर मैं आऊँगा कि काजी फैसल साहब ने जब इसको बंद किया तो क्या कहा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नसरू। अल्लाह हाफ़िज़।